हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं एसनीस कौर गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब हम लोग डीपीपी नंबर 2 करने वाले हैं, जो अगेन स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड है। बिना टाइम गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन which option both compounds, केयरफुल रहिएगा, both compounds can show geometrical isomerism। मतलब ऐसा नहीं है कि दो कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कोई भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे मतलब वो आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है बोथ कंपाउंड, मतलब दोनों कंपाउंड को हमको देखना है, इन दोनों को भी, इन दोनों को भी, सिमिलरली इन दोनों को भी। अच्छा, कि क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए केयरफुल रहिए। हो सकता है कि आंसर आपका एक से ज़्यादा भी सही हो जाए, क्योंकि एडवांस का पेपर दे रहे हैं, और अगर एडवांस का पेपर दे रहे हैं तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तैयार रहिएगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचानना है तो हमेशा दिमाग में रखिए ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, ए पर लगा हुआ दोनों अलग, बी पर लगा हुआ दोनों अलग। मतलब अगर इस पर्टिकुलर पर ए सोचते हैं, ए सोचते हैं, तो इस पर्टिकुलर पर बी सोचिएगा। अगर यहाँ पर आप ए सोचते हैं, ए सोचते हैं, तो यहाँ बी सोचिए। यहाँ अगर आप ए सोचते हैं तो यहाँ बी सोचिए। इवन ऐसा भी सोच सकते हैं कि चारों के चारों अलग हो जाए। तो केयरफुल रहिएगा, केयरफुल रहिएगा कि ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा दिखता है मतलब कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। चलिए देखते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें, तो इस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, इस पे लगा हुआ है क्लोरीन, अलग है। इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, इस पे लगा हुआ क्लोरीन, अलग है। मतलब ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग हो गया, तो ये कंपाउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और जो ए पे लगा हुआ दोनों सेम है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और जो क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ कंपाउंड, दैट मीन्स भूल जाइए। यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, दोनों अलग है। यहाँ देखिए H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, दोनों अलग है, मतलब Gi शो करेगा। और यहाँ कार्बन 2 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कार्बन 2 है, रिंग तो हो नहीं सकता, दो ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड हो सकता है या सिंगल बॉन्ड हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हाइड्रोजन 6 होते, और अगर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन लगा रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन और होता। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन नहीं है तो जरूर डबल बॉन्ड है। आप इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी निकाल सकते हो। अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो डी 1 आएगा, और एक आएगा जो क्लियर कट पिक्चर बताता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इस पर्टिकुलर पर लगा हुआ है फ्लोरीन, इस पर लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे आप लगा सकते हो ब्रोमीन, यहाँ पे लगा सकते हो आयोडीन। इवन आप किसी को भी इधर उधर कर दो तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग आने वाला है, मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो दोनों के दोनों शो कर रहे हैं, हमारा आंसर बी। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम है, मतलब Gi यहाँ नहीं होगा। यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन सेम है, यहाँ भी Gi नहीं होगा। अगर इसको देखें तो यहाँ पर हो रहा है पीएच एन, यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एन, इस तरीके से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा एन, और यहाँ पर पीएच। तो ये कंपाउंड तो Gi शो करेगा, लेकिन ये शो नहीं करेगा, इसलिए भूल जाइए। यहाँ आ जाइए, H और CH3 अलग है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग हैं, शो करेगा। यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो मत सोचिए, लेकिन यहाँ H और विनाइल अलग है, H और CN अलग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोच लीजिए। तो ये हमारा आंसर निकल के आता है बी और डी। फिर से बोल रहा हूँ, केयरफुल रहिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि एक आंसर मिल गया, आगे कुछ नहीं हो सकता है। एडवांस्ड है, एडवांस्ड है, इसका मतलब मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए अगला आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो, केयरफुल रहिए, कैन नॉट शो, कैन नॉट शो मतलब जो इन कंडीशन को फुलफिल ना करे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। कहाँ कहाँ हो सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्कीन जहां कार्बन का नंबर 8 ही 8 से ज्यादा हो। फिर से बोल रहे हैं साइक्लोअल्कीन, और अगर साइक्लोअल्कीन देख रहे हो तो यहां भी कम से कम दो जगहों पे अंतर देखिएगा, और अगर साइक्लोअल्कीन के अलॉन्ग देख रहे हो तो रिंग के अंदर मिनिमम एटम 8 देखिएगा। चलिए सोचते हैं, मतलब sp2 के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम 8 चाहिए और sp3 के कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम दो जगहों पे डिफरेंस चाहिए, तो इसे ए और इसे बी मान लीजिए। आते हैं यहाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो H है और ये ग्रुप अलग है, H है ये ग्रुप अलग है, तो ये शो करेगा। यहाँ आ जाए H है और ये ग्रुप अलग है, H है ये ग्रुप अलग है, ये शो करेगा। भले ये शो ना करे लेकिन एक जगह भी Gi है, मतलब कंपाउंड में Gi है। यहाँ sp3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक जगह तो अलग आ रहा है बेटा, लेकिन आगे कहीं अलग नहीं है, भूल जाइए। sp2 के कॉरस्पॉन्डिंग सोचें तो रिंग्स के अंदर कार्बन केवल 3 है, तो डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग भी भूल जाइए, मतलब कंपाउंड में भूल जाइए। यहाँ देखें तो H मिथाइल अलग है, यहाँ H और ग्रुप अलग है, तो इसके अलॉन्ग भी Gi हो सकता है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो H मिथाइल भी अलग है और H ब्रोमीन भी अलग है, तो रिंग के अलॉन्ग भी सोच सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी सोच सकते हो, और कहीं भी सोच लिया मतलब Gi है। तो कह रहा है कि कैन नॉट सो Gi, तो कैन नॉट सो Gi जो आंसर निकल जाएगा बेटा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कैन नॉट सो Gi आंसर सी। ये जो पर्टिकुलर है ये पर्टिकुलर Gi शो करेगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर करेक्ट नोटेशन। नोमेनक्लेचर की बात कर रहा है, और जो नोमेनक्लेचर की बात कर रहा है तो नोमेनक्लेचर कितने तरह के हो सकते हैं, सोचिए। नोमेनक्लेचर कितने तरह के हो सकते हैं, वो नोमेनक्लेचर हो सकते हैं सिस ट्रांस, वो नोमेनक्लेचर हो सकता है सिन एंटी, वो नोमेनक्लेचर हो सकता है EZ। मतलब इन्हीं से तो क्वेश्चन बनाएगा, और जब इन्हीं से क्वेश्चन बनाएगा तो इनके लिए थोड़ा तैयार रहिए, क्योंकि एक ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है एंटी, यहाँ क्या कह रहा है सिन, मतलब सिन एंटी नोमेनक्लेचर की बात कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो कह रहा है ट्रांस, यहाँ देखें तो कह रहा है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर का यूज कर रहा है। यहाँ देखिए तो कह रहा है जेड, और यहाँ देखिए तो कह रहा है ई, मतलब EZ नोमेनक्लेचर का वो यूज कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर कभी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, अगर वो एल्डिहाइड से आया है तो ये H को और इस पर्टिकुलर G को देखना होता है। अगर ये H और G एक तरफ लगे हुए हैं तो उस केस में बोल दीजिए सिन है, और जब ये H और G अपोजिट लगे हुए हैं उस केस में इसे बोल दीजिए एंटी है, ये G कुछ भी हो सकता है बेटा। अगर ये अमोनिया से आया होता तो इमीन होता, मतलब H लगा होता, अल्काइल अमीन से आया होता मतलब यहाँ R लगा होता, कभी हाइड्रोक्सिल अमीन से आ जाए तो यहाँ OH लगा हुआ हो सकता है, हाइड्रोजीन से आ जाए तो यहाँ NH2 लगा हुआ हो सकता है, हाइड्रोजोन से आ जाए मतलब हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजीन से आ जाए तो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजीन हो सकता है, सेमी कार्बाजीन से आ जाए सब्सटीट्यूटेड सेमी कार्बाजीन भी हो सकता है, मतलब वहां पे कार्बाजोन बना लेगा। बस आपको यही H और G को देख लेना है, एक तरफ है तो सिन और अपोजिट है उस केस में एंटी, यही आपको सोच लेना है। जब सिस ट्रांस की बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स की एक तरफ अगर सेम ग्रुप की बात करोगे तो यहाँ बात करोगे सिस, और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स की अपोजिट अगर सेम ग्रुप की बात करोगे तो यहाँ बात आएगी ट्रांस। तो दो सेम ग्रुप अगर एक तरफ होता है तो सिस सोचिए, और दो सेम ग्रुप अपोजिट होता है उस केस में ट्रांस सोचिए। अब बात आती है EZ, तो EZ डिपेंड करता है प्रायोरिटीज ऑफ ग्रुप्स पे, और अगर दो हाई प्रायोरिटी अगर एक तरफ होते हैं उस केस में उसको बोलते हैं Z, और दो हाई प्रायोरिटी अगर अपोजिट होते हैं उस केस में इसे बोला जाता है E। प्रायोरिटी रूल किससे, CIP रूल बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्टेड एटम से डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए उसके अगले वाले एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, कभी मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं तो उसे हाइपोथेटिकल सिग्मा में तोड़ देना है, और सिग्मा में तोड़ने के बाद एटॉमिक नंबर देख लेना है, और लास्ट कभी आइसोटोप्स आ जाए तो उस केस में एटॉमिक मास देख लेना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी हो सकता था, इवन इन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी हो सकता
था। और जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में देख रहे हो तो बस देख लीजिए दो सेम ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप्स बॉन्ड अगर एक तरफ होते हैं उस केस में बोलिए सिन, और दो अगर ग्रुप्स अपोजिट होते हैं उस केस में बोलिए ट्रांस, एंटी। इवन ये सेम ग्रुप्स भी हो सकते हैं और इवन ये डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर दोनों के दोनों फिनाइल एक तरफ है कि है कौन सा सिन, यहाँ दोनों के दोनों फिनाइल अपोजिट है कौन सा एंटी, लेकिन कह रहा है सिन और एंटी, दैट मीन्स ये गलत है। यहाँ पे देखिए तो ये H है और ये ग्रुप है OH है, एक तरफ है सिन, सही कह रहा है। यहाँ पे H है और ये OH है, ग्रुप मतलब अपोजिट एंटी, जो कि सही कह रहा है, ये करेक्ट है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप कह रहे ट्रांस, यहाँ कह रहा है सिस, तो बस दो सेम ग्रुप को देखिए, तो ये H को देखिए, इस H को देखिए, अगर ये दोनों अपोजिट है इसका ट्रांस है। यहाँ अगर H को देखिए और इस H को देखिए, दोनों अगर एक तरफ है इसका सिस है। नाम के चक्कर में मत पड़िए कि इस कंपाउंड का क्या नाम है। यहाँ आते हैं, यहाँ H है, ये C है, हाई प्रियोरिटी C, ये CH2 के बाद H है, CH2 के बाद C है, हाई प्रियोरिटी, ये मतलब प्रोपाइल की प्रियोरिटी मिथाइल की प्रियोरिटी से ज़्यादा है, मिथाइल की प्रियोरिटी हाइड्रोजन की प्रियोरिटी से ज़्यादा है। दो हाई प्रियोरिटी अगर एक तरफ हैं Z, जो कि सही कह रहा है, और यहाँ CH2 के आगे Cl है, यहाँ CH2 के Br है, हाई प्रियोरिटी ये हो गया। CH2 के आगे H है, CH2 के आगे C है, हाई प्रियोरिटी ये हो गया। और दो हाई प्रायोरिटी अगर एक तरफ हैं तो होना चाहिए था Z, लेकिन कह रहा है E, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। तो जो हमारा आंसर निकल के आया बेटा, आंसर निकल के आया कि जहां पर सही की बात कर रहे हैं वो आंसर कौन सा हो गया, बी। और ये भी शायद सही था, HH, ये आपका C, ठीक है, ये आपका ट्रांस, ये आपका सिस। सिन एंटी गलत है और यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, और दोनों एक तरफ जेड होना चाहिए लेकिन ई कह रहा है, मतलब इसे भी भूल जाइए। मतलब इजेड नोमेनक्लेचर आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, सिन एंटी नोमेनक्लेचर आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कि तीन ही तो नोमेनक्लेचर हैं जो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में यूज होते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, अगेन कह रहा है कि Z कॉन्फ़िगरेशन। तो दो हाई प्रायोरिटी अगर रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के एक तरफ हैं तो उसी केस में बोलना है Z। और दिमाग कौन से रूल पे लगाना है, CIP रूल। चलिए देखते हैं, डायरेक्टली अटैच एटम N है, डायरेक्टली अटैच एटम C है, इसके प्रायोरिटी ज्यादा। यहाँ पे C के साथ O है, H है, यहाँ O है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी अपोजिट, दैट मीन्स हो गया E, भूल जाइए। यहाँ पे CO कॉमन, N है, C है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, मतलब हो गया Z, जो कि सही है। यहाँ आ जाए तो कार्बन का कनेक्शन कार्बन से है, कार्बन का कनेक्शन कार्बन हाइड्रोजन से है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कार्बन हाइड्रोजन इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ Z, ये भी सही है। यहाँ आ जाए तो ये कार्बन कैंसिल हो गया, अगले कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे आ जाए तो कार्बन में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई। अगेन ये और ये कैंसिल हो गया, अगला ऑर्थो भी कैंसिल हो गया। इसके मेटा पर HH लगा होगा, लेकिन इसके मेटा पर वहां H और O लगा हुआ है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और दो हाई प्रायोरिटी एक तरफ, अगेन ये भी हो गया Z, आंसर हमारा ये भी सही है। तो कभी बेंजीन हो जाए तो खोलने की जरूरत नहीं है, ऑर्थो को ऑर्थो से काटने की कोशिश करिए, मेटा को मेटा से काटने की कोशिश करिए और डिफरेंस को देखने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली आपको जो पढ़ना होता है वो क्या होता है, वो हो सकता है आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट, हो सकता है पूछा जाए डाइपोल मोमेंट, हो सकता है पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट, हो सकता है पूछा जाए सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कभी कभी स्टेबिलिटी के बेसिस से पूछ लेता है। एकदम अच्छी तरह दिमाग में बैठाइएगा, नॉर्मल पिक्चर बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और सिस की स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन आपको मालूम है कि साइक्लोअल्कीन्स में 8 कार्बन से तक कहानी चालू होती है सिस ट्रांस की।
8 कार्बन से कहानी चालू होती है सिस ट्रांस की, और 8 से लेकर 12 तक वाले केस में सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा, ट्रांस की स्टेबिलिटी कम होती है। अब 12 कार्बन के बाद अगर कोई रिंग आ रही है और उस वाले केस में ओवरलैपिंग जब अच्छी हो जाती है तब देखा जाता है वॉन डेर वाल, और उसमें ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा, सिस की स्टेबिलिटी कम। तो ओपन चेन में इन जनरल ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कम स्टेबल होता है। लेकिन 8 कार्बन से 12 कार्बन तक की रिंग है, 8 से पहले तो होगा ही नहीं, लेकिन 8 से 12 कार्बन की रिंग है तो उसका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस फॉर्म कम स्टेबल होता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द इनकरेक्ट ऑर्डर। कभी कभी तो बच्चा यहां से भी गलती कर लेता है, समझिएगा। द इनकरेक्ट ऑर्डर मतलब सही नहीं होना चाहिए। इनकरेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एस। वही मैं तो समझा रहा था, ट्रांस कह रहा कि कम स्टेबल है, सिस ज्यादा स्टेबल है, मतलब सही है। बच्चा तुरंत देखता क्या है, ट्रांस कम स्टेबल, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन रिंग है, रिंग में अगर 12 कार्बन से कम है तो ट्रांस की स्टेबिलिटी कम होती है और सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब ये सही है, इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा स्टेबिलिटी तो यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल के बीच में वनरेबल रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ मिथाइल मिथाइल के बीच में वनरेबल रिपल्सन कम होगा, मतलब सिस की स्टेबिलिटी कम होगी, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जो कि ये सही है, सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो यहाँ CH3 अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसमें मोमेंट ऐसे होने वाला है। लेकिन ये CH3 अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें मोमेंट इस तरीके से होने वाला है। और जो एक डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इसका डाइपोल ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट मींस ये गलत है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से कह रहा है डाइपोल मोमेंट, अगेन डायरेक्शन देखिए, CH3 इधर, Cl इधर, सेम ही क्वेश्चन, एंगल का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे CH3 इधर, Cl इधर, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट इसी का ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट इसका कम होगा। लेकिन कह रहा है कि इसका डाइपोल ज्यादा है, इसका डाइपोल कम है, दैट मींस ये भी गलत है। तो यही हमारा आंसर है। तो C और D हमारा आंसर निकल जाता है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो क्या क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके सिलेबस में क्या क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट पूछे, सिमेट्री देखिए, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट देखिए। लेकिन अगर कभी पूछता है बॉइलिंग पॉइंट तो दिमाग में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर देखिए डाइपोल मोमेंट। अगर कभी डाइपोल मोमेंट ही पूछ ले तो डायरेक्शन देख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहा है। एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डाइपोल ज्यादा, एंगल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, डाइपोल कम, और अगर कैंसिलेशन हो गया तो डाइपोल उस केस में 0 सोच लेना है। चलिए कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को। न्यूज चैनल वाले ऐसे ही तो दिखाते हैं, ऐसे ही तो सुनाते हैं। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, कितना बदमाश कंपाउंड है, जिसने एरोमेटिक सिस्टम को भी ले रखा है, एलिफेटिक सिस्टम को भी ले रखा है, ओपन चेन अल्कीन को भी ले रखा है, और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को भी ले रखा है, तभी तो एरोमेटिक बना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एस, और अगर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा बेटा कि कहां-कहां ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, कहां-कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। तो हमने क्या बोला था, ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। साइक्लिक सिस्टम में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिस पर डिफरेंस की बात आ रही हो, और रिंग्स में अगर डबल बॉन्ड है तो मिनिमम कार्बन 8 होना चाहिए। इसका तो बेंजीन के अंदर तो हमें Gi नहीं सोचना है। इस अल्कीन में देखें H मिथाइल अलग है, H और ये ग्रुप अलग है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखो, बच्चा यही तो गलती करता है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे एक H है और ये पूरा ग्रुप है, अलग है। इस पर्टिकुलर देखो तो एक H है, ये मिथाइल अलग है, मतलब ये दूसरा एक ज्योमेट्रिकल सेंटर बन गया। तो मॉलिक्यूल के अंदर 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर बन गए, और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है, तो 2 to the power 2, और वैल्यू कितने हो गए? 4। क्या क्या हो सकता है?
हो सकता है यहाँ पर सिस, यहाँ पर भी सिस, हो सकता है यहाँ सिस, यहाँ हो सकता है ट्रांस, यहाँ हो सकता है ट्रांस, यहाँ हो सकता है सिस, और यहाँ हो सकता है ट्रांस, यहाँ हो सकता है ट्रांस। मतलब सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस। चूंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इसका सिस ट्रांस और ट्रांस सिस दोनों अलग होंगे। वही अगर सिमेट्रिकल होता तो सिस और ट्रांस सिस दोनों सेम होते, उसके इसमें हो जाता 3। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कभी स्टीरियो आइसोमर पूछता, कायरल कार्बन भी देखते, तो ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, और चूंकि कायरल कार्बन 2 है, ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मतलब स्टीरियो सेंटर है, तो उस केस में हमारा आंसर आता 8। उस केस में हमारा आंसर आता 8। कौन कौन सा होता, मतलब आर आर, यहाँ पर सिस ट्रांस, यहाँ पर आर एस, यहाँ आर एस, तो एक बार अगर इसको सिस फिक्स कर दें तो क्या क्या हो सकता है, आर सिस एस, एस सिस आर, एस सिस एस। इसी तरीके से ट्रांस फिक्स कर दें तो आर ट्रांस एस, एस ट्रांस आर, एस ट्रांस एस। तो अगर स्टीरियो पूछता बेटा तब हमारा आंसर आता 8, लेकिन चूंकि ज्योमेट्रिकल पूछा है इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक सेंटर पकड़िए और ओवरऑल सोचिए 4। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 4। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, बाहर भी है और रिंग के अंदर भी है। बेंजीन का मतलब ये 3 मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। चलिए, टोटल नंबर मल्टीपल बॉन्ड विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड ऑफ फिनाइल ग्रुप, इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड ऑफ फिनाइल ग्रुप। यही तो परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा सोचेगा अच्छा यहाँ H है, ये अलग है, यहाँ पर देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग देखें तो यहाँ पर अलग, ये अलग, इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग देखें तो यहाँ अलग, ये अलग, अरे ये भी हो गया GI, ये भी हो गया GI, ये भी हो गया GI। लेकिन दिमाग में रखिए 8 कार्बन रिंग में मिनिमम होना चाहिए, तभी तो GI सोचोगे, तभी तो GI सोचोगे। तो इसलिए इसके अलोंग GI मत सोचिए, केवल इसके अलोंग GI सोचिए, और जो केवल इसके अलोंग GI सोचिए मतलब डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सोचा जाए केवल एक ही है, ये तो ओपन, ये तो आपका साइक्लिक सिस्टम के अलोंग है। और जो स्पेसिफिक मल्टीपल बॉन्ड पूछ रहा है तो हमारा आंसर इसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, हमारा आंसर इसके इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, आनी चाहिए, आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन 2 में आपसे पूछा गया है, जो कॉम्प्रिहेंशन 2 में आपसे पूछा गया है वो कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन 2 में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये बोलना ज्यादा अच्छा है। द कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम टॉटोमराइज ऑन कीपिंग इन एक्वस सॉल्यूशन। यहीं पर आपको प्रोपेनॉल्डिहाइड दे रहा है और इसी प्रोपेनॉल्डिहाइड का बेसिक मीडियम में टॉटोमराइजेशन कराकर इसका इनॉल बना दे रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने, यहाँ कार्बन 1 2 3 है और यहाँ कार्बन इसने 1 2 3 ठीक तो दिया है, सही है। इसी पर्टिकुलर को CH3 यहाँ पर CH2 ऐसे बना दो और ये पर्टिकुलर यहाँ पर कर दो CHO। यहीं के हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन ही गायब हो जा रहा है, इसी हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ कर दो और इसी के बेसिस पर टोटमराइज करके जो स्ट्रक्चर आप बना लोगे हो जाएगा CH3, हो जाएगा CH, हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। इसी को तो लिख रहा है, मैंने कार्बन थोड़ा कम देख लिया था। चलिए 3 कार्बन के एल्डिहाइड और यहाँ पर 3 कार्बन का इनॉल। लेकिन अच्छी बात क्या है बेटा, अच्छी बात क्या है, जो ही आपने डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ OH, यहाँ H अलग है, यहाँ H मिथाइल अलग है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और उसी को दिखा रहा है कि ये H और ये H दोनों एक तरफ हो जाएं तो ये हो सकता है सिस, और यही H और यही H अपोजिट हो जाएं उस केस में हो सकता है ट्रांस, सिस ट्रांस बना सकता है। अब इसी के बेसिस क्वेश्चन बना दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव 2 इनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन। 2 इनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक बनाए सिस और एक बनाए ट्रांस, तभी तो 2 बनाएगा और तभी तो 2 बनाएगा। इसका मतलब कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा है जो टॉटमराइज करके ऐसा कंपाउंड बनाता है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। मतलब जब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा तो OH और H ये तो अलग हो ही जाएंगे, इवन यहाँ R लगा होता तो R और OH अलग हो ही जाता। बस यही देखना है कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन ले रहे हो इस पर्टिकुलर पर दोनों सेम ना हो जाए। अगर इस पर्टिकुलर पर दोनों सेम हो जाएंगे तो उस केस में GI नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गए, ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तब GI शो कर लेगा।
यही तो देखना है। मतलब यहाँ पर अगर हम CH3 को देखते हैं, ध्यान से देखिए, तो CH3 को देखते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तो चला गया, एक OH में तो चला आया, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, इसलिए बात करोगे GI नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव 2 इनॉल मतलब सिस ट्रांस दिखाना चाहिए। लेकिन ध्यान से इसको देखो, अगर यहाँ के हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ किया तो ये OH और ये PH अलग हो गए, और यहाँ एक H है, एक H और ये मिथाइल अलग, अब ये GI शो करेगा। बना के देख लेते हैं। अगर यहाँ के हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ भेज दिया, ये हो गया आपका PH, यहाँ हो गया आपका C, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया आपका कार्बन पे हाइड्रोजन, और ये हो गया CH3। इसको थोड़ा ऐसे ही लिख दो जैसा लिखा हुआ है, ये हो गया PH, ये हो गया CO, और ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3। इसी के हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ से यहाँ कर दूं तो ये डबल बॉन्ड बना देगा, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ H मिथाइल अलग है, OH PH अलग है, तो ये कंपाउंड GI शो करेगा, 2 कंपाउंड बनाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर CH3 है, यहाँ से इधर मूव कराया, 2 हाइड्रोजन सेम, यहाँ से अगर CH3 को लेते हैं, मूव कराया तो 2 हाइड्रोजन सेम, दैट मीन्स GI मत सोचिए। यहाँ अगर सोचते हो, यहाँ से यहाँ मूव करा दिया तो ये दोनों मिथाइल सेम है, और अगर ये दोनों मिथाइल सेम है तो अगेन ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। तो जो कंपाउंड GI शो करेगा वो आंसर कौन सा हो गया? बी। तो कभी कभी टॉटमराइजेशन का हेल्प ले सकता है, और उससे भी क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है। केयरफुल रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, किसी भी कॉन्सेप्ट को कहीं भी मिला सकता है और क्वेश्चन बना सकता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल इनोलिक फॉर्म इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसमस आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेनोन। हाउ मेनी टोटल इनोलिक फॉर्म मतलब आपको करना क्या है कि जहां CO है उसी के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को यहां से यहां भेज देना है और उसका इनॉल बना लेना है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन मतलब है क्या? CH3, यहां आपके पास क्या है? CO, यहां आपके पास क्या है? CH2, और यहां आपके पास क्या है? CH3। बन गया ब्यूटेनोन। मतलब यहां से हाइड्रोजन का मूवमेंट कराकर इसका इनॉल बना सकते हो, और ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा C, यहां हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा आपका CH2, और यहां हो जाएगा CH3। इवन यहां से हाइड्रोजन को यहां से यहां भेज सकते हो, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका C पे OH, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहां हो जाएगा CH3। अब यही तो कहानी का ट्विस्ट है। यहाँ पे कार्बन में दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा, मतलब कंपाउंड केवल एक है। और यहाँ पर इस कार्बन पे OHCH3 अलग है, H मिथाइल अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेगा, एक बनाएगा सिस, एक बनाएगा ट्रांस, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 3। तो यही कहानी की ब्यूटी है, इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो कौन सा स्टीरियो? ज्योमेट्रिकल। एक सोचिए सिस, एक सोचिए ट्रांस, यही तो सोचना है, और इसी के बेसिस पे स्टीरियो 2 और एक ये, और आपको आंसर बता देना है 3। तो वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी टोटल इनोलिक फॉर्म इंक्लूडिंग स्टीरियो आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेनोन, तो हमारा आंसर हो जाता है 3, मतलब C। कीटो इनॉल टोटमरेज बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या कंपाउंड। देखिए ध्यान से देखिए, A डबल बॉन्ड B, A पर लगा हुआ दोनों अलग, B पर लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा केस बन गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज हो जाएगा। कहां कहां हो सकता है? पहला एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दूसरा एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तीसरा एलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, चौथा एलोंग साइक्लोअल्केन, और पांचवा एलोंग साइक्लोअल्कीन जहां कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज्यादा हो, 8 या 8 से ज्यादा हो। फंसाता कहां है? साइक्लोअल्कीन पर कम से कम 2 जगहों पर अंतर सोचिए। साइक्लोअल्कीन में मिनिमम कार्बन 8 सोचिए रिंग के अंदर, तभी कहीं न कहीं वो सिस और ट्रांस बनाएगा। केयरफुल रहिए, साइक्लोअल्कीन में कम से कम 2 जगहों पर डिफरेंस के बाद सोचिए, 2 जगहों पर डिफरेंस के बाद सोचिए। आते हैं,
आते हैं रिंग में अगर कार्बन केवल 6 है, डबल बॉन्ड मतलब जीआई मत सोचिए, यहाँ एक जगह तो अंतर आ गया, आगे कहीं sp3 पे अंतर नहीं है मतलब मत सोचिए। तो क्वेश्चन कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी नंबर बताने हैं ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मतलब पहले में तो नहीं है। दूसरे बच्चा देखता क्या है, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, अरे ये और ये सेम हो गया, जीआई नहीं है। लेकिन भूल जाता है बेटा कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी तो है, और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है अलग, ये हाइड्रोजन है और ये ग्रुप अलग है, तो इसके अलोंग जीआई हो जाएगा। इवन इसके अलोंग भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग, और यहाँ पर आपके पास बॉन्ड और ये अलग, दैट मीन्स ये जीआई शो करेगा। गलती यहीं से होती है, बच्चे को दिखता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सोचता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, ये ग्रुप सेम हो गया, जीआई नहीं होगा। लेकिन जीआई यहाँ नहीं है बेटा, बल्कि जीआई यहाँ है, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन पूछा जाता है जिससे कि बच्चा थोड़ा गलत करे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एच एच सेम है मतलब जीआई मत सोचिए, लेकिन यहाँ देखिए एच और ये ग्रुप विनाइल अलग, यहाँ देखिए एच और मिथाइल अलग, तो इसके अलोंग जीआई हो जाएगा, मतलब कंपाउंड में जीआई हो जाएगा। यहाँ देखें तो रिंग के अलोंग तो जीआई नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो एच और सीएल अलग है, यहाँ देखें तो एच और बीआर अलग है, तो इसके अलोंग जीआई हो जाएगा। इसमें बच्चा गलती करता है, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो दो हैं, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है हर कार्बन पे, जीआई नहीं होगा। लेकिन भूल जाता है मैंने क्या बोला, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, तो नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब इसको ऐसे सोच सकते हो बेटा कि ये एक 6 मेंबर रिंग तुमने बना दिया, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग तुमने बना दिया। यहीं पे एक जगह हमने नाइट्रोजन को लगा दिया, नाइट्रोजन को हमने ऐसे लगा दिया। अब ऐसे सोच लो कि यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्योंकि ये sp3 है, समझाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर लोन पेयर है और ये आपके पास हाइड्रोजन है। और दूसरा ऐसे भी तो सोच सकते हो कि एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, इस लोन पेयर को तो ऐसे ही रख दिया, हाइड्रोजन को ऐसे ही रख दिया, लेकिन इस लोन पेयर को ऐसे कर दिया और हाइड्रोजन को ऐसे कर दिया, कि दोनों हो गए ना जीआई। और अगर हो गए जीआई मतलब इसमें जीआई की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर लगा हुआ दोनों अलग, यहाँ पर लगा हुआ दोनों अलग, वो एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इवन लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो फिफ्थ में भी जीआई की बात हम करेंगे। सिक्स में आ जाएं तो इस पर्टिकुलर कार्बन में देखें तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पर्टिकुलर कार्बन देखें इस पे लगा हुआ दोनों अलग, मतलब जीआई होगा। क्वेश्चन बनाया कैसे होगा, बनाया होगा साइक्लोहेक्सेन, इसे साइक्लोहेक्सेन पर ये जो मिथाइल लगाते हो और आपको कह दिया जाए 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें जीआई होगा या नहीं, तो बच्चा तुरंत बोलेगा अरे यार यहाँ एच मिथाइल अलग जीआई होगा। तो इसी को आगे बढ़ा दे बेटा और रिंग बना दें, तो क्यों लग रहा है कि जीआई नहीं होगा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो क्यों लग रहा है कि जीआई नहीं होगा, दैट मीन्स इसमें भी जीआई होगा। यहाँ आ जाएं तो रिंग के अंदर केवल कार्बन 7 है, और मैंने बोला था कि रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई देखना है तो मिनिमम कार्बन 8 चाहिए, मतलब भूल जाइए। एक अच्छा क्वेश्चन, अगर सल्फर है जहां 2 लोन पेयर था, एक लोन पेयर ने मिथाइल के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे है क्या, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, दोनों अलग है, मतलब इस पर्टिकुलर को ऐसे बना सकते हो सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन, और इस पर्टिकुलर पर ये फिनाइल और ये इथाइल, इस पर्टिकुलर में यहां पर आपने लगा दिया मिथाइल और यहां पर है लोन पेयर, और ये आपके पास बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, तो ये कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। यहाँ पे आ जाइए एच एच सेम है मतलब जीआई भूल जाइए, एच एच सेम है जीआई भूल जाइए, और ट्रिपल बॉन्ड पे वैसे ही भूल जाइए, क्योंकि हमें प्लानर मॉलिक्यूल में ही जीआई की बात सोचनी है, लीनियर मॉलिक्यूल में जीआई की बात नहीं सोचनी है। बस गिनना ही तो है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है इंटीजर में, अगर आंसर की बात करें तो आंसर आपको देने कितने हैं, 6। अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए बेटा कि कहां कहां जीआई हो सकता है। तो जीआई कहां कहां हो सकता है, एक जीआई हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लॉन्ग, एक जीआई हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के लॉन्ग, एक जीआई हो सकता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के लॉन्ग, एक जीआई हो सकता है साइक्लोअल्केन के लॉन्ग, एक जीआई हो सकता है साइक्लोअल्कीन जिसमें कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज्यादा हो। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए वो दे सकता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चों को मालूम होता है कि ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर सेम हैं, तो जीआई नहीं दिखाएगा।
अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो वो दिखा सकता है कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर के एलोंग, उसके दिमाग में होता है अरे ये दोनों तो लोन पेयर सेम है, जीआई नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन अगर इस लोन पेयर ने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, जैसे CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, इवन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, इवन अगर इसका प्रोटोनेशन करा दें तो उस केस में स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बना लोगे, ऐसे ही तो बना लोगे। इस केस में अगर हम बॉन्ड को बना दें तो उस केस में हम स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बना लेंगे। और जो ही हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग हैं। और अगर किसी भी तरीके से इस ग्रुप को भी हम अलग कर दें, इस ग्रुप को भी अलग कर दें, इस ग्रुप को भी अलग कर दें, दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। चाहे यहाँ H लगा दे, मिथाइल लगा दे, इथाइल लगा दे, कोई भी ग्रुप लगा दे, जीआई की बात सोच लीजिएगा। तो अच्छा क्वेश्चन यहां से बना सकता है, अच्छा क्वेश्चन यहां से बना सकता है, अच्छा क्वेश्चन यहां से बना सकता है, केयरफुल रहिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बना सकता है। तो ये कुछ जगह हैं जिन जगहों से अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, थोड़ा सचेत रहिएगा। नॉर्मल पिक्चर तो आप लगा ही लोगे, कुछ अच्छे पिक्चर से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो भी आपको प्रॉपर तरीके से लगा लेना चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और तभी ऐसा फील होता है कि हाँ ऑर्गेनिक सीखा है, तभी लगता है कि हाँ ऑर्गेनिक सीखा है। चलिए सीखा है तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसमर ऑफ टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन मतलब पहले तो स्ट्रक्चर बनाने हैं, साइक्लोब्यूटेन। अब इसी साइक्लोब्यूटेन में टेट्राक्लोरो मतलब 4 क्लोरीन लगाना है, और साथ साथ स्ट्रक्चर तो बनाना ही है, लेकिन ये भी सोचना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करे, तो जब कभी स्ट्रक्चर्स बनाने हो तो टेक द हेल्प ऑफ केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन। 4 क्लोरीन ही तो लगाना है, तो एक बार पहले एक क्लोरीन लगा दो, अब दूसरा क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हो, दूसरा क्लोरीन यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, ये और ये सेम ही तो हैं। तो हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, हम बना सकते हैं 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, ऐसे हम बना सकते हैं। हम बना सकते हैं 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, यही तो बना सकते हैं 1,3 डाइक्लोरो। अब पहले बनाया मोनो, फिर बनाया डाई, मतलब डाई हो सकता है 1,1, हो सकता है 1,2, हो सकता है 1,3, अगर यहाँ लगा दो तो हो जाएगा 1,2। अब आइए ट्राइक्लोरो, और जो ट्राइक्लोरो आते हैं तो ट्राइक्लोरो क्या क्या हो सकता है, इसी के अंदर फिर से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अगर इसको पकड़ लें तो यहाँ Cl तो लगा ही चुके हो, अब ये दोनों पोजीशन एक जैसी है, ये पोजीशन अलग है, तो एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कि एक बार हम यहाँ Cl तो ले ही चुके थे, एक Cl हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ये बन गया ट्राइक्लोरो। तो इसको लेकर तो आपने सोच लिया, अब इसको लेकर सोचिए, ये दोनों पोजीशन एक जैसी हैं और ये दोनों पोजीशन एक जैसी हैं, तो अगर आप यहाँ लगा दो तो क्या हो गया 112 जो कि आप ले चुके हो, अगर यहाँ लगा दो तो 123 जो आपने नहीं लिया है, तो एक और जो बना सकते हो, ये हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, इसकी भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब यहाँ आइए, ये और ये एक जैसे है और ये अलग है, तो यहाँ लगा दोगे तो 113 हो जाएगा जो कि आपने ले रखा है, और यहाँ लगा दोगे तो 123 हो जाएगा जो कि आपने ले रखा है। तो मोनो बना लिया, डाई बना लिया, ट्राई बना लिया, और टेट्रा बना लेते हैं। और जब टेट्रा बना लेते हैं तो चौथे को लगाना है, और जो चौथे को लगाना है तो एक बार फिर से सोचते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तो इसका मतलब हम 3 स्ट्रक्चर तो यहीं से बना सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर तो यहीं से बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं, हम एक बना सकते हैं यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और इस पर्टिकुलर पर क्लोरीन लगाकर। दूसरा यहाँ पे लगाते हुए हम सोच सकते हैं एक यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन तो था ही, यहाँ क्लोरीन तो था ही, एक क्लोरीन यहाँ लगाकर भी हम सोच सकते हैं, एक यहाँ लगा के सोच सकते हैं, एक यहाँ लगा के सोच सकते हैं, ये क्लोरीन तो था ही, ये क्लोरीन तो था ही, एक यहाँ भी हम कहीं ना कहीं क्लोरीन को लगाते हुए सोच सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या एक ही है या अलग है,
ध्यान से देखिए, एक ही अलग है, अलग है। क्या इन तीनों में कोई सिमिलरिटी है? नहीं। यह है क्या? 1122 टेट्राक्लोरो। ये क्या है? 1123 टेट्राक्लोरो। ये क्या है? 1124 टेट्राक्लोरो। इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। इसकी केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर यहाँ लगाते हो तो 1123 ले चुके हो, यहाँ लगाते हो, यहाँ लगाते हो तो क्या होने वाला है? 1133 जो कि आपने यहाँ पर नहीं लिया है, एक बार ले लेते हैं। यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl और यहाँ भी हो गया Cl। पॉसिबिलिटी खत्म। अब यहाँ आते हैं, एक पोजीशन यहाँ हो सकती है, एक पोजीशन यहाँ हो सकती है, एक पोजीशन यहाँ हो सकती है, ये दोनों सेम है। तो अगर एक यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें तो क्या बन गया? 1 2 3 4, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और ये हो गया 4, ये बना लिया यहाँ लगाने से। यहाँ लगाते हैं तो 1 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3 ले रखे हो, यहाँ लगा दें तो 1 2 2 3, 1 2 2 3 जो कि आपने ले रखा है। तो इस पर्टिकुलर से टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन कितने बन सकते हैं? 5। लेकिन कहानी की ब्यूटी ये है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगे। तो कहानी अगेन किरदार क्या है? ए पर लगा हुआ दोनों अलग, बी पर लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकते हैं। सोचते हैं, यहां पर दोनों CL सेम, दोनों CL सेम, दैट मींस ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। यहां पर तो दोनों सेम है बेटा, लेकिन यहां पर आपके पास लगा हुआ है H, यहां लगा हुआ है आपके पास Cl, यहां लगा हुआ है H, यहां लगा हुआ Cl, ये GI शो करेगा। यहां आ जाए, CL सेम है, यहां लगा हुआ है H, यहां लगा हुआ Cl, यहां लगा हुआ है H, यहां लगा हुआ Cl, ये GI शो करेगा। यहां देखें CL सेम है, CL सेम है, GI शो नहीं करेगा। यहां देखें HCl, किसी को पकड़ते हुए भी, किसी को पकड़ते हुए भी आप सोच सकते थे कि ये कंपाउंड GI शो करेगा। तो कितने कंपाउंड GI शो करेंगे? 3, 1 2 3। तो 3 कंपाउंड है जो GI शो करेंगे और 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो GI शो नहीं करेंगे। फिर समझिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन आराम से करिए, जबरदस्ती डायरेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए कि 1 1 सोच लेते हैं, 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो, हो सकता है 1 1 2 3 टेट्राक्लोरो, ऐसे दिमाग में आ जाए। तो इसमें हो सकता है बेटा कि जल्दबाजी में कोई आपसे छूट जाए। तो तरीका क्या है? पहले मोनो बनाइए, फिर डाई बनाइए, फिर ट्राई बनाइए, फिर टेट्रा बनाइए। और अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को लगा पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा रिएक्शन का हेल्प लिया है, थोड़ा सा रिएक्शन का हेल्प लिया है, ओजोलिसिस का हेल्प लिया है। तो ओजोलिसिस का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखे, इसे तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। अब कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उस एल्डिहाइड कीटोन को बना दो, उस एल्डिहाइड कीटोन को बना दो। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि पेंटा 13 डाइईन है, उसके ऊपर ओजोनोलिसिस कराने से टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बनाइए। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन बनाइए और उसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराइए और बताइए कितने ऑक्सीजन बन रहे हैं। इस ऑक्सीजन को Y बोल रहा है, कार्बोनिल को X बोल रहा है और आपसे बोल रहा है कि आंसर को XY में बताइए, नंबर्स को बताइए, नंबर्स को बताइए। तो सोचिए, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए। पेंटा 13 डाइईन, पेंटा मतलब 5 कार्बन, 13 डाइईन मतलब 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। ओजोनोलिसिस कराइए, ओजोनोलिसिस कराइए मतलब इस बॉन्ड को तोड़िए, इस बॉन्ड को तोड़िए और तोड़ने के बाद एक पर्टिकुलर यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड बनाइए। एक पर्टिकुलर यहाँ से हो गया HCO, यहाँ हो गया आपका CO और ये H ग्लाइऑक्सल बनाइए और एक यहाँ से एसिटल्डिहाइड CH3, यहाँ हो गया CO और यहाँ हो गया H एसिटल्डिहाइड बनाइए। एक एसिटल्डिहाइड, एक ग्लाइऑक्सल और एक आपका फॉर्मल्डिहाइड, 3 बन गए। तो अगर ये कार्बोनिल की बात करें, कार्बोनिल की बात करें, X क्या है? तो X क्या हो गया? 3। अब कह रहा है कि हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा के टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन बनाइए। तो आपको मालूम है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है, तो इसी पर्टिकुलर से एक वाटर को निकालना होता है। अगर ये सिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन है तो बनने वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिक को शो नहीं करेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन है तो इससे बनने वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिक को शो करेगा। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा तो उससे बनने वाला ऑक्सीजन 2 होंगे और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगा उससे बनने वाला ऑक्सीजन केवल 1 होगा।
सिमेट्रिकल एल्डिहाइड केवल एक ही तो होता है फॉर्मल्डिहाइड, और अगर केवल एक ही होता है फॉर्मल्डिहाइड तो इससे बनने वाला ऑक्सीजन केवल एक। अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड, इससे बनने वाला ऑक्सीजन दो। कहानी का ट्विस्ट ये है, इससे कितना बनेगा, इससे कितना बनेगा, तो यहां से जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाओगे बेटा, यहां से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाओगे, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो यहां भी सिन एंटी, यहां भी सिन एंटी आएगा। तो नॉर्मल बच्चा क्या सोच सकता है, सिन 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 एंटी, एंटी सिन एंटी एंटी, हो सकता है वो चार सोच ले। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो सोचिए क्या सिन एंटी और एंटी सिन दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा, और अगर दोनों सेम होगा तो यहां से आंसर कितने हो गए, 3। जोड़ना तो आपको आता है, 1 3 4 और 2 6, तो y का नंबर कितना हो गया, 6, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, 36। अगर वो बोल रहा है एक्सेस में है तो केवल एक का रिएक्शन मत कराइए, दोनों का रिएक्शन कराइए, और दोनों का रिएक्शन कराते हुए कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करिए। इंपॉर्टेंट क्या है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, उस एल्डिहाइड कीटोन का नाम होता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो उससे बनता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन लगा होता है OH, जिसे बोला जाता है ऑक्सीजन। अगर एल्डिहाइड कीटोन सिमेट्रिकल है तो बनने वाला ऑक्सीजन का नंबर 1, लेकिन अगर एल्डिहाइड कीटोन अनसिमेट्रिकल है तो बनने वाला ऑक्सीजन का नंबर 2। लेकिन अगर डाई एल्डिहाइड कीटोन्स हैं तो उस केस में जितने भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हैं सबके साथ रिएक्शन करके कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाइए। अनसिमेट्रिकल होगा तो सिन एंटी अलग होगा, सिमेट्रिकल होगा तो सिन एंटी सेम होगा। इसको केयरफुल रहते हुए देखते हुए आंसर को लगाइए, तब जाके आपका आंसर सही तरीके से बनता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जेड आइसोमर्स, सिस आइसोमर, ई आइसोमर्स बोल रहा है, और यहां पर 4 स्ट्रक्चर बना रहा है। यही बताना है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है कैसे पहचानोगे, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, ए पर लगा हुआ दोनों अलग, बी पर लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है। अगर ऐसा हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। चलिए देख लेते हैं। पहले में देखें तो इथाइल इथाइल सेम है, ऐसा मत देख लेना बेटा कि ये छोटा सा ई इथाइल है या बड़ा सा इथाइल है तो अलग हो गया, है तो इथाइल ही ना, है तो इथाइल ही, मतलब ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है। दिमाग मत लगा लेना कि ये ए है स्मॉल वाला तो ये ए है बड़ा वाला कैपिटल ए, नहीं, ये भी स्मॉल ए ही है, ये भी स्मॉल ए ही है, बस जूम कर दिया है, तो ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है। अगर दोनों सेम है तो GI तो शो नहीं करेगा, तो ए में तो पी को नहीं सोचना है, ए में पी को नहीं सोचना है। इवन अगर सोचा जाए इसमें GI होगा H मिथाइल अलग HCl अलग, तो इसका मतलब इसमें आप Q के बारे में सोचिए। यहाँ H इथाइल अलग, इसमें भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपका Q में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपका R में है, और यहाँ मिथाइल H अलग मिथाइल Br अलग, मतलब यहाँ पे आपका S में भी है। अब अगर बात कर रहा है जेड आइसोमर तो ज्योमेट्रिकल है ही नहीं, तो ज्योमेट्रिकल नहीं है तो EZ सिस ट्रांस तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ भूल जाइए। अब जेड कब होगा, दो हाई प्रायोरिटी अगर एक तरफ होगा तो जेड, और दो हाई प्रायोरिटी अगर अपोजिट होगा उस केस में ई। तो यहाँ मिथाइल है H है ये बड़ा है, Cl है H है Cl बड़ा है, दोनों हाई प्रायोरिटी एक तरफ, मतलब हो गया जेड, मतलब हो गया Q। इसमें आ जाए इथाइल CH ये बड़ा है, HC बड़ा है, ये भी दोनों हाई प्रायोरिटी एक तरफ, मतलब हो गया Z। इसमें आ जाए CH3H बड़ा CH3Br बड़ा Br, दोनों अपोजिट, मतलब हो गया E। मतलब इस पर्टिकुलर को भूल जाइए, E बोल रहा है तो यहाँ आप ले सकते हो, इसके लिए हो गया S। सिस में आते हैं, इसमें तो सोचना ही नहीं है, GI है ही नहीं। सिस H दोनों एक तरफ हैं, सिस है तो यहाँ पर आप Q में लगा सकते हो, Q में B वाले केस में सिस की बात कर रहा है, तो सिस वाले केस में आप Q को सोच सकते हो। यहाँ पे देखें H दोनों एक तरफ हैं, R वाले केस में सिस के बारे में सोच सकते हो, मिथाइल दोनों एक तरफ हैं, इवन S वाले केस में भी सिस के बारे में सोच सकते हो। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ होगा, ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग हो सकता है।
केसेस कहाँ कहाँ से बना सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्कीन जहां कार्बन का नंबर 8 या 8 से ज्यादा हो। एक्सटेंशन में वो होमोसाइक्लिक की जगह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को लेकर भी क्वेश्चन बना सकता है, केयरफुल रहिएगा। क्वेश्चन में साइक्लोअल्कीन को मिला सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, केयरफुल रहिएगा। कभी कभी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड जो जीआई डायरेक्ट शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसका प्रोटोनेशन हो जाए, मिथाइलेशन हो जाए तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग हो जाते हैं और वहां पे जीआई की बात हम कर लेते हैं। तो ये डीपीपी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने में मदद दे रहा होगा कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को फ्रेम किए जाते हैं और आपसे कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। होप ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट बना रहा होगा और आपको ऑर्गेनिक के डर को आपके दिलो दिमाग से निकाल रहा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube वाले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बेटा, तुरंत कर लो, जिससे कि फ्यूचर में आगे मैं डीपीपीस का डिस्कशन कराऊं या किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं, थ्योरी को पढ़ाऊं, तो वो नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर तरीके से आता रहे। और इस वीडियोस को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और खासकर वो सारे बच्चे जो रेजोनेंस से पढ़ते हैं वो तो इन वीडियोस को जरूर अपने दोस्तों को दिखाएं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और उनके सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे रेजोनेंस में नहीं है उस वीडियो को शेयर ना करें, वो भी अपने दोस्तों को दिखाएं, कहीं से भी रहें, इंटरनेट का फायदा उठाएं। और लाइव क्लास अगर नहीं हो रही है तो क्वेश्चंस के थ्रू अपने डिस्कशन को, क्वेश्चन के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को बनाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो के मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, हो के मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक पांव पे खड़े होगे थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर निकलते रहिए। गुड लक, गुड डे।